थोड़ा साउंड देना। हेलो, आवाज आ रहा है? जीवाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं। देखो विषाणु जो है, सबसे पहले तो ये चला यहीं से था ना, यहीं से था ना। सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान पर जो नहीं मरता है वो कौन है? विषाणु। और आज क्वेश्चन पूछा था अभी 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 अभी, छींक यानी सर्दी या खांसी, अभी पूछा अभी, सर्दी एंड खांसी किससे होता है? वायरस से। आई क्वेश्चन है, आज कितना तारीख है? 15/3/2024, 12 बजे का बीपीएससी, 12 बजे के आसपास जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन है कि सर्दी खांसी किससे हुआ है। विषाणु परपोषी है जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं। तो मलेरिया हम लोग क्या पढ़े, चला क्वेश्चन कि मलेरिया जो है उसका वाहक कौन है? मलेरिया का वाहक है मादा एनोफ्लीज। और इसका कारक कौन है? इसका कारक कौन है? चला प्लाज्मोडियम, यही ना पढ़े हम लोग, कारक है प्लाज्मोडियम। एक मिनट होल्ड ऑन। लेकिन चला ये जो मादा एनोफ्लीज है ये मच्छर है, क्या है? तो ऑप्शन में मच्छर नहीं देके कीट देता है, तो मच्छर एक प्रकार का कीट है, यही झोलेग्राम। ये सब पढ़ा हुआ है कि मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है। तो मच्छर के द्वारा फैलता है, मच्छर एक प्रकार का क्या है? कीट है। मच्छर एक प्रकार का क्या है? कीट है। तो ये किसके द्वारा फैलता है? कीट के द्वारा। मच्छर नहीं रहेगा, कीट रहेगा, तो वो भी आपका आंसर सही हो। क्लियर? मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनोफ्लीज। कारक कौन है? प्लाज्मोडियम। वाहक कौन है? मादा एनोफ्लीज। कारक कौन है? प्लाज्मोडियम। लिख लिए? हे भगवान, प्रेमानंद क्या कर रहे हैं? ये क्या है प्रेमानंद? अच्छा ये क्या हुआ? हाँ हाँ, ये वो लड़का लिखता है, सही सही बताओ। चप चप। हेलो हेलो, हाँ क्लास में ठीक कौन? हो गया? साफ सुथरा बात बताओ। सूर्य के प्रकाश, वायु इत्यादि किसका स्रोत है? अक्षय ऊर्जा। हम पहले भी चला बताए थे, अक्षय का मतलब है जो कभी ना नष्ट होने वाला। अरे वो अक्षय ऊर्जा को ही हम लोग नवीन ऊर्जा भी कहते हैं। कौन ऊर्जा कहते हैं? चला नवीन ऊर्जा कहते हैं। इसी को हम लोग गैर परंपरागत भी कहते हैं। कि चला हमारे सामने में लाइन्स है ना, तो तुमको बहुत आसान लगेगा, जब यही एग्जाम हॉल में मिलेगा तो मामला गड़बड़ा देगा। या इसी को हम लोग प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इस सब इसका नाम है, प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत भी इसी को कहते हैं। सूर्य के प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। नवनीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत या प्रत्यक्ष ऊर्जा, सूर्य प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य केवल प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है। हो गया? अब बताओ, तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए हम लोग कोयला का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या करता है, चला कोयला नहीं देकर के क्या देता है? जीवाश्म देता है। तो जीवाश्म, कोयला एक प्रकार का जीवाश्म है। तो लड़का तो खोजता है भैया एनटीपीसी पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो उसमें चला हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कोयला का। लेकिन कोयला एक प्रकार का क्या है? जीवाश्म। क्या है? क्या है? तो कभी कभी जीवा कोयला नहीं देके क्या दे देगा ऑप्शन में? जीवाश्म। तो वो भी आंसर क्या है? सही है। ये ध्यान, हम चला जितना डाउटेबल सेक्शन है वही है इसमें। अगर तुमको मच्छर नहीं देगा तो क्या आंसर होगा? कीट। अगर तुमको कोयला नहीं देगा ऑप्शन में क्या होगा? जीवाश्म आंसर होगा। सही है ना? अब कहता है मृत वनस्पति में धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि कोयला कार्बन का ही दूसरा रूप है। किसका दूसरा रूप है? तो मृत वनस्पति जो होता है, चला जंगल वगैरह जो बहुत पहले दब गए थे उसी से कोयला बन रहा है। ये जो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण, क्योंकि कोयला कार्बन का ही दूसरा रूप है। क्या कहते हैं उसको? कार्बनीकरण। क्या कहते हैं उसको? कार्बनीकरण। कोलतार, कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। कोलतार से बनता है चला नेफ्थलीन। क्या बनता है? नेफ्थलीन, जिससे हम लोग मौत भगाते हैं। क्या भगाते हैं? मौत बोले तो कीड़ा भगाते हैं। क्या भगाते हैं? कीड़ा। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि नेफ्थलीन कहां से मिलता है? कोलतार से, जिससे हम लोग क्या भगाते हैं? मौत। क्या भगाते हैं? मौत भगाते हैं। कोलतार, कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। कोलतार, कोल गैस, ये सब किससे प्राप्त किया था? कोयला। कोयला का बनना कार्बनीकरण कहलाता है। कोयला का बनना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। कोयला को ही जीवाश्म भी कहते हैं। कोयला को ही क्या कहते हैं? जीवाश्म भी कहते हैं। जीवाश्म भी कहते हैं। जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14 कहते हैं ना, इसका मतलब कोयले की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14। जीवाश्म की उम्र का पता देगा कार्बन 14 सब मार देगा। अगर कोयला की उम्र का पता देगा तब भी क्या मानना है? कार्बन 14। क्या मानना है? कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां। कीट के जगह पर कहीं कहीं क्या देता है? मौत। क्या देता है? या कभी कभी दे देगा कि कपड़ों से कीड़ों को हटाने के लिए। कहां से चला? कपड़ों से कीड़ों को हटाने के लिए। कपड़ों से कीड़ों को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मौत का उपयोग किया जाता है। चलिए, कपड़ों से कीड़ों को हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? चुट्टा। कपड़ों से कीड़ों को हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नेफ्थलीन का। मौत। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद किसका उपयोग करते हैं? बिटुमेन का। कोलतार अगर नहीं है तो कोलतार की जगह पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बिटुमेन का। ये पेट्रोलियम का उत्पाद है। पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाली, अब देखो चला डीजल गाड़ी जितना भी है, जैसे देखो ट्रक, बस, ये जितना बड़ा बड़ा गाड़ी है जो अधिक क्षमता वाला है वो डीजल वाला है। कम क्षमता वाला जैसे मोटरसाइकिल है, टेम्पू है, ये सब क्या है? पेट्रोल है। जो बीच वाला पेट्रोलो है, डीजलो है। मोटरसाइकिल देखे हो डीजल वाला, नन देखे हो, ट्रक देखे हो पेट्रोल वाला। लेकिन जो बीच वाला जैसे कार है तो डीजल वाला भी है, पेट्रोल वाला भी। बोलेंगे अगर अधिकतम क्षमता वाला है तो डीजल है, कम क्षमता वाला है पेट्रोल है। आप बीच वाला है तो डीजल है, पेट्रोल है। जैसे कार डीजल भी है, पेट्रोल भी है। कार जो है वो डीजल भी है, पेट्रोल भी है। मोटरसाइकिल केवल पेट्रोल है, ट्रक केवल डीजल है।
बुझा रहा है? कभी ऐसा देखो कार में पेट्रोल, ट्रक में पेट्रोल डालते हुए, बस में पेट्रोल डालते हुए नहीं, लेकिन जो बीच वाला है जितना भी कार है वो डीजल गाड़ी भी है और पेट्रोल गाड़ी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, एक नंबर गियर अगर लगेगा, एक नंबर गियर में बल आघूर्ण अधिक गति कम। ये देख लो, एक मिनट होल्ड ऑन, अगर 4 नंबर या 5 नंबर गियर लगेगा, 5 नंबर गियर लगेगा तो इसमें बल आघूर्ण कम गति अधिक। बोलो अब रुको, हम लोग जो चढ़ान पर चलते हैं, किस पर चलते हैं? चढ़ान पर चलते हैं, तो उसमें 1 नंबर गियर लगाते हैं, हमको बल ज्यादा मिलता है और गति क्या मिलता है? कम। और अगर 5 नंबर गियर लगाते हैं तो बल आघूर्ण कम मिलता है और गति अधिक मिलता है। जल्दी से गली गली में शोर है, हरिंदर मोदी चंदा चोर है, क्या लिखा है? हरिंदर मोदी कौन? अच्छा, अभी जो चंदा वाला बात सब आया है उसके लिए बाप रे 1300-1400 करोड़ का चंदा लोग बॉन्ड खरीद के दिया। लेकिन जो दिया चला ना उसके साथ बहुत धोखा हो गया भाई। धोखा क्या? बात पता है तुम लोग को क्या है? ये मुद्दा ये है कि सरकार ने एक नियम निकाला कि भैया अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहते हैं, किसको चंदा देना चाहते हैं? राजनीतिक पार्टी को अगर आप चंदा देना चाहते हैं, मान लीजिए एक्स नाम की कोई राजनीतिक पार्टी है या वाई नाम की राजनीतिक पार्टी है, और आप किसी को इसको चंदा देना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट उसके अकाउंट में नहीं दीजिए। एक इलेक्ट्रल बाउंड जो है वो बेचा एसबीआई के थ्रू। एसबीआई ने कहा कि भैया आप हमको अगर मान लो 1 लाख रुपया देते हो तो हम आपको एक गुप्त नंबर देंगे, एक बॉन्ड टाइप का देंगे, 1 लाख रुपए के बदले हम आपको एक बॉन्ड देंगे, इशू करेंगे। वो बॉन्ड आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे दोगे, वो जब मेरे पास लेके आएगा तो हम उसको 1 लाख रुपए दे देंगे। इसी टाइप का कुछ है, मेरा भी आधा अधूरा ही नॉलेज है लेकिन है लगभग यही टाइप। यही बात है कि अगर एसबीआई ने मान लो एक बॉन्ड इशू किया 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपया जो है एसबीआई को आप हमको दे दीजिए, और वो उसके बाद एक बॉन्ड देंगे हम आपको, वो आप जिस राजनीतिक पार्टी को दे दीजिएगा, वो राजनीतिक पार्टी मेरे पास आएगी तो हम उसको 1 लाख रुपए दे देंगे। क्लियर? और सरकार ने कहा कि भैया हम आपका डेटा डिस्क्लोज नहीं करेंगे और ना ही हम आपसे कोई इनकम टैक्स तो लगता नहीं है राजनीतिक पार्टी के चंदे पर, तो ना ही कोई इनकम टैक्स का मामला होगा, ठीक ना? आप कैश भी जमा करवा सकते हैं, इसी टाइप का कुछ है। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने दे दिया, जैसे मान लो कि हमको फलना पार्टी से लगाव है, हम फलना पार्टी को भैया हम इतना पैसा थोड़ा दे रहे हैं, तो दे रहे हैं पार्टी के अकाउंट में डायरेक्ट आप नहीं जमा कर सकते, उसके लिए कुछ प्रोसेस था। अब चलो लोगों ने दे दिया, किसी ने 1000 करोड़, किसी ने 1300 करोड़, किसी ने 3000 करोड़, 2000, ऐसे ही लोगों ने जमा किया। अब जमा करने के बाद सरकार ने कहा था कि भैया इसका किसी का भी डेटा डिस्क्लोज नहीं किया जाए, किसने कितना दिया और किसको दिया, ठीक, गुप्त रखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन ले लिया कि नहीं, जो पैसा आप दिए हैं, जब पैसा सब दे दिया था कि भैया इलेक्शन कमीशन को आदेश कर दिया गया और एसबीआई को आदेश कर दिया गया कि आपने आपसे जिन्होंने जितना का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, आप सबका डेटा डिस्क्लोज कीजिए कि किसने कितना का खरीदा है, और हो सकता है ये भी सामने आए कि किस पार्टी को दिया है। तो ये जब सामने आ जाएगा किसने कितना चंदा किसको दिया है, हमको लगता है इसमें इस सबसे तो बढ़िया चला ये था कि कहीं पर एम्स भी बड़ा अस्पताल खुलता कहता है इसमें आप चंदा दीजिए, लेकिन उसमें कोई नहीं देगा क्योंकि राजनीतिक पार्टी को देने से फायदा है, राजनीतिक रूप से उसको लाभ पहुंचेगा, इसलिए वो दिया कि भैया देखो मैं इतना दे दिया, आनी हमने जानी। तो उस टाइप का मामला था। मामला ऐसा हुआ कि साला दिया है काटो तो खून नहीं वाला स्थिति है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई एसबीआई को अपने वेबसाइट पे डालना पड़ा, चुनाव आयोग को अपने वेबसाइट पे डालना पड़ा है। अब सब देख रहा है कि कितना दिया था, तो पूरा फाइल लेकर स्टडी कर रहा है सब, बड़ा समस्या है, बेचारा सब अभी परेशान है। देखो चला पेट्रोलियम का निर्माण, किसका निर्माण? आइए 1 करोड़ ने दिया है, एक आदमी 1300 करोड़ दिया है। अरे बाप रे बाप। अच्छा चला एक बात, हमारा कोई 10 करोड़ दे देगा तो हम फेवर नहीं करेंगे? लक्ष्मी किसको अच्छा नहीं लगता है? अगर हमको 100 करोड़ कोई दे दे, हमको अगर कोई काम मान लो देना हो 10 आदमी में किसी एक आदमी, तो हम क्या करा देंगे? ऑब्वियस बात है, देंगे। 100 करोड़ हमको दिया है कि नहीं? ये तो चला साफ है ना, गड़बड़ बात हो गया रे। बताओ यार। कहता है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। देखो चला, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र के जीव से हुआ एक बात, लेकिन कोयले का निर्माण वनस्पतियों से हुआ। कोयले का निर्माण किससे हुआ? वनस्पति से हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ। सही है, बोलेंगे। कोयले का निर्माण हुआ पेड़ पौधों और वनस्पतियों से। कोयला का निर्माण किससे हुआ? कोयला का निर्माण हुआ वनस्पति से। किससे? अब बताओ, कोयला जितना अधिक समय तक रहेगा उतना अधिक उष्मा देगा, जलने के बाद उतना अधिक उष्मा देगा, उसमें कार्बन की मात्रा भी ज्यादा होगी, अब प्रदूषण कम होगा। बोलेंगे, अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो प्रदूषण क्या देगा? कम। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला पीट। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में हुआ था। पेट्रोलियम, देखो चला, यहाँ पर बच्चा को बड़ा डाउट रहता है, हम लोग पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कह देते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? कोयला काला रहता है इसलिए काला सोना। अभी जानो इसको द्रव सोना, ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम और कोयला दोनों को मिला के काला सोना कहा जाता है। इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। एक होता है सफेद स्वर्ण, एक होता है काला सोना। दो प्रकार का सोना, हरियर पीला नहीं होता है। एक होता है चला सफेद स्वर्ण, सफेद स्वर्ण होता है प्लेटिनम। कौन चला? प्लेटिनम। और काला सोना में खाली कोयला नहीं है, कोयला और कौन है? पेट्रोलियम। कोयला और कौन है? पेट्रोलियम। सफेद स्वर्ण जो है, सफेद स्वर्ण में कौन कौन है? कौन कौन है? प्लेटिनम। लेकिन पेट्रोलियम और कोयला, बच्चा ये जानता है, कुछ किताब में मिस्टेक से लिखा हुआ है चला कि पेट्रोलियम को द्रव सोना कहते हैं और कोयला को काला सोना कहते हैं, लेकिन कभी-कभी द्रव सोना भी दे देता है, तो दे देगा तो पेट्रोलियम को द्रव सोना मान लेना है। बोलेंगे, अगर काला सोना ऑप्शन में नहीं है तो, लेकिन अगर सम्मिलित रूप से कहिएगा तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? काला सोना के नाम से जानते हैं। और सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम। पेट्रोलियम और कोयला को कौन सोना? काला सोना। पेट्रोलियम और कोयला को काला सोना। सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं? प्लेटिनम। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज एडम साहब ने की थी। पेट्रोलियम को एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। हो गया? सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका होगा? इसको चला इसे समझो। ऊष्मीय मान का डिफिनेशन क्या है? इसका डिफिनेशन है कि 1 ग्राम ईंधन जलने पर, या यूं कहें, इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं, एकांक द्रव्यमान ईंधन जलने पर जो ऊष्मा प्राप्त होता है, जो ऊष्मा प्राप्त होता है, ऊष्मीय मान को हम लोग किलो जूल पर केजी में ज्ञात करते हैं। सबसे अधिक ऊष्मीय मान
हाइड्रोजन गैस का कितना 150 किलो जूल पर ग्राम। जल्दी लिखिए। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? गैस का, क्योंकि गैस हाइड्रोजन गैस है ना, हो हाइड्रोजन क्या है? गैस। एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान। किलो जूल पर किलोग्राम में, या इसी को हम लिख सकते हैं किलो जूल प्रति ग्राम में भी व्यक्त करते हैं। किलो जूल प्रति ग्राम या किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। एक बात बताओ, चला ज्वलन ताप और ऊष्मीय मान में अंतर है। ज्वलन ताप बताओ, कोयला से ज्यादा गर्मी मिलता है तुमको कि एलपीजी गैस से? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मिटा दें। अरे हुआ, जल्दी लिखो मैडम। अरे हुआ, अगला है कि नहीं? देखो चला, ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा गैस का और सबसे ज्यादा गैस में किसका? हाइड्रोजन का। इसमें कोई डाउट है क्या? लेकिन ज्वलन ताप सबसे ज्यादा होता है ठोस, यानी किसका? कोयला का। बताओ, सब जलने के बाद जो ताप निकलता है उसी को कौन ताप कहते हैं? ज्वलन ताप। ट्रैफिक जैम कटे मजे से, जब म्यूजिक चले स्पॉटिफाई पे, तो स्पॉटिफाई सुनते जा। क्लिक हियर टू डाउनलोड। Clinique Moisture Surge boosts your glow and deeply hydrates skin over time. Shop now. सबसे कम किसका? ठोस का। बोलो हाँ, लिख लिया। मैग्नीशियम जल, यहां मैग्नीशियम जल कर MgO ऊष्मा और प्रकाश देता है। मैग्नीशियम जो है चला वो जलता है, MgO2 की उपस्थिति में जब जलेगा MgO प्लस ऊष्मा प्लस क्या देगा? प्रकाश। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है डायरेक्ट। Mg जब O2 से विक्रिया करता है तो MgO प्लस ऊष्मा प्लस क्या देता है? प्रकाश। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई चीज में आग लगता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। कौन ताप कहते हैं? चला, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप को हम लोग कौन ताप कहते हैं? ज्वलन ताप। लिखिए। अब देखो चला, हमने क्या कहा? सबसे अधिक ऊष्मीय मान जो एक एकांक द्रव्यमान जलने पर जो मान देता है उसे कौन मान? ऊष्मीय मान। जो गर्मी मिलती है उसे कौन ताप? ज्वलन ताप। ये है चला ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे हम लोग कौन ताप कहते हैं? ज्वलन ताप। प्लस पॉइंट। अब देखो चला, अभी तक हम लोग ये पढ़े कि माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस, पढ़ेंगे नहीं? माचिस पर पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता था। वर्तमान में माचिस पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट होता है, तथा लाल फास्फोरस लगा रहता है। बोलो अगर तुमको कंपाउंड अगर लाल फास्फोरस के अलावा कहेगा तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट और क्या? पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग करते हैं। जबकि माचिस को रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच एवं ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग पर कांच एवं कौन फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस। कौन फास्फोरस? ताप में वृद्धि या रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए तो पीली रोशनी के साथ जलता है। हमने कहा चला फास्फोरस दो प्रकार का होता है, अगर आप पढ़े होंगे फास्फोरस दो प्रकार का होता है। एक होता है चला लाल फास्फोरस, एक होता है श्वेत या पीला फास्फोरस। लाल फास्फोरस कहां होता है? माचिस में। हम लोग अभी तक पढ़े हैं माचिस की तीली में, लेकिन माचिस के रगड़ने वाले भाग पे मुख्यतः कौन फास्फोरस होता है? लाल। ये होता है चला हड्डी में। कहां पर? हड्डी में। ये स्वतः नहीं जलता है, स्वतः नहीं जलता, इसलिए अस्थाई क्यों? अस्थाई अस्थाई होता है क्योंकि जलता नहीं है, ये अपने जलने लगता है इसलिए अस्थाई। या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्वतः जलता है, स्वतः जलता है, इसलिए अस्थाई क्यों? अस्थाई अस्थाई होता है, इसलिए क्या होता है? अस्थाई। हो गया? माचिस स्वतः नहीं जलता इसलिए क्या होता है? स्थायी फास्फोरस लाल। श्वेत या पीला फास्फोरस हड्डी या 40 डिग्री से पर स्वतः जलता है, इसलिए देखना स्मशान घाट में जो हड्डी रखल रहता है, रखले आग लग जाता है तो लोग कहता है भूत है। अब देखो चला, लाल फास्फोरस जब जलेगा तो वो पीले रोशनी के साथ जलता है, इसलिए उसको हम श्वेत या पीला फास्फोरस कहते हैं। आपको कहेगा माचिस की तीली में होता है कौन फास्फोरस? लाल। आज जब वो जलने लगेगा तो कैसा व्यवहार करेगा? श्वेत या पीला फास्फोरस की तरह व्यवहार करता है। लिखिए लिखिए लिखिए, हाथे नहीं चलता है। हो गया? अब देखो कहता है ताप में वृद्धि या रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। आग बुझाने वाले कार्य, आग बुझाने वाले कार्य, आग बुझाने वाले कार्य, आग बुझाने वाले कार्य। एक मिनट गौर फरमाइएगा। कहते हैं आग बुझाने वाले कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप को कम करना या दोनों होता है। अब देखो जब आग बुझाते हैं हम लोग तो मेनली क्या करते हैं? वायु के संपर्क को हटाते हैं। जैसे आपको कहेगा किसी को भी अगर कहीं पर आग लगा हुआ है, किसी आदमी को आग लगा, सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? अग्निशामक का छिड़काव करना। नहीं, अग्निशामक का छिड़काव की जगह तो क्षार होता है, क्षार तीखा होता है, बहुत लहरेगा, उसको कंबल लपेट देना है। क्या लपेट देना है? कंबल लपेट देना। आपको कहेगा कंबल लपेटने से क्या होता है? ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देते हैं। कभी कभी ऑक्सीजन नहीं देके वायु भी देता है। अगर वायु और ऑक्सीजन दोनों देगा तो आंसर मारिएगा ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो क्या मारिएगा? वायु के संपर्क को तोड़ देता है। किसके संपर्क को? अगर हम कंबल लपेट देते हैं तो वायु के संपर्क को तो तोड़ भी करता है और साथ ही साथ कार्य में वायु का प्रवाह काटता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु के प्रवाह को काटना या ईंधन के ताप को कम करना, या क्या होता है? दोनों करेगा ए एंड बी बोथ। तो लड़का मारेगा हाँ वायु के प्रवाह को काटना, नहीं ईंधन के ताप को भी क्या करता है? कम। जैसे ही वायु के प्रवाह को काटेगा वैसे ईंधन का ताप क्या हो जाएगा? कम। बोलेंगे तो कहते हैं इसका मतलब जब भी हमको आग बुझाना है मतलब वायु के प्रवाह को क्या करना है? रोकना। और खास करके किसका? ऑक्सीजन का। अगर कहेगा आग के लिए आवश्यक है, आग के लिए आवश्यक है, ऑप्शन में एगो दे देगा चला तुरंत तत्व, दूसरा दे देगा यौगिक और तीसरा दे देगा मिश्रण। क्या मारिएगा? आग के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। कौन आवश्यक है? तो छोटा रे ऑक्सीजन आवश्यक है, तो ऑक्सीजन क्या है? यौगिक का। वायु क्या है? मिश्रण। क्या मारिएगा? क्या मारिएगा? यौगिक इज राइट आंसर। जल्दी लिख।
नौकरी चला सबको चाहिए, पढ़ना किसी को नहीं। सब कहता है कि सर वीडियो अवेलेबल करवा दीजिए, वीडियो अवेलेबल करवा दीजिए। हाँ अरे यार हमको ही नहीं समझ में आता कि तुम्हारा इतना डिसिप्लिन नहीं है कि तुम पढ़ सको टाइम से, तुम छोटा क्या पढ़ेगा। हो गया। आज जिसको जो बोलना है बोले, मेरा जो रूल है उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। ये लड़का कहता है ये तो ब्लैकमेलिंग हो गया, अच्छा पढ़ाते हैं, अगर की मतलब है ब्लैकमेल कीजिएगा। हाँ करेंगे, हम करेंगे, एकदम नहीं देंगे। पढ़ना है तो टाइम से आके पढ़ो। कहता है चला हमारा लिए नहीं है। तुम देखो जब अगर लाइव क्लास को हम जो बिना रिकॉर्डेड ना अवेलेबल की बात किए हैं, तब से तुम कितना सिंसियर हुआ है। लगता है कि कंटेंट मिला तो चलो पढ़ लेते हैं, हमें लगता है अच्छा अभी परीक्षा में 2 महीना है जी। आग के लिए आवश्यक है चला ऑक्सीजन को हटाना, अगर ये नहीं रहता तो ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाता, वायु, क्योंकि वायु का एक पार्ट ऑक्सीजन है। वायु का एक पार्ट क्या है, ऑक्सीजन। सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए हम लोग लगभग किसका उपयोग करते हैं, CO2। किसका उपयोग करते हैं, श्योर। आप देखो आग 4 प्रकार का मेनली होता है। आग कितने प्रकार का होता है, आग चला 4 प्रकार का होता है। एक होता है क्लास ए, एक होता है क्लास बी, एक होता है क्लास सी, एक होता है क्लास डी। 4 श्रेणी में आग को बांटा गया। देख लो, एक में होता है ठोस में लगी आग, इसमें होता है द्रव में लगी आग, इसमें होता है गैस में लगी आग, इसमें होता है बिजली से लगी आग। बोलो ने, ठोस में लगी आग में हो गया इसका एग्जांपल कोयला, लकड़ी, इसका एग्जांपल हो गया डीजल, पेट्रोल, इसका एग्जांपल हो गया LPG, आई तो बिजली से लगी आग। याद ना रहे तो याद रखो A B C ठोस द्रव गैस, और D हो जाएगा बिजली से लगी आग। जल्दी लिख, A B C श्रेणी ए का आग, श्रेणी बी का आग, श्रेणी सी का। ठोस में लगी आग, द्रव में लगी आग, गैस में लगी आग, बिजली से लगी आग हो जाएगा D की आग। बिजली से लगी आग किसकी आग हो जाएगी, D की आग। हो गया। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। ठोस में लगी आग, द्रव में लगी आग, गैस में लगी आग, और किसमें लगी आग, बिजली में लगी। हो गया। A B C ठोस द्रव गैस और बिजली से लगी आग, किससे लगी आग, बिजली से लगी आग, क्लास डी फायर है। बिजली से लगी आग क्लास डी फायर, लिख लिए। सभी प्रकार की आग को बुझाया जाता है किससे, CO2। और CO2 कहां से मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल की अभिक्रिया करवाने से। जल्दी से लिख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्ल से जब अभिक्रिया करवाते हैं NaHCO3 और एसिड से अभिक्रिया करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। किससे किससे अभिक्रिया करवाने पर, NaHCO3 प्लस एसिड। देखो चला, दहन का सबसे बाहरी भाग, दहन का सबसे गर्म भाग कौन, बाहर वाला, उससे कम मध्य वाला, उससे कम आंतरिक वाला। सबसे बाहर वाला भाग सबसे ज्यादा गर्म, उससे अंदर वाला उससे कम, और सबसे अंदर वाला सबसे कम। आपको कहेगा फ्लेम जो होता है, आग जो होता है, मोमबत्ती की आग, उसमें सबसे बाहर गर्मी सबसे ज्यादा, उससे अंदर उससे कम, सबसे अंदर सबसे कम। लेकिन वही अगर आपको रंग का कह देगा तो सबसे बाहर में कौन हो जाएगा, नीला, उससे अंदर में पीला, सबसे अंदर में काला। ढिबरी वगैरह अगर जलाए होंगे तो आप देखे होंगे सबसे अंदर वाला रंग कैसा होता है, काला। सबसे बाहर सबसे अधिक तापमान अगर कह देता है क्वेश्चन, लिख लो, सब पूछता है क्वेश्चन सबसे अधिक ताप। याद न रहे तो नया वाला जो गैस सिलेंडर हम लोग खरीद के लाते हैं उसमें कैसा रंग दिखता है, नीला, तो हम कहते हैं बड़ा बढ़िया है, बड़ा बढ़िया हीट दे रहा है। हो गया। सबसे अधिक ताप कौन देगा, नीला। अब बाहरी भाग के अंदरूनी भाग कौन भाग, बाहरी भाग का ताप सबसे अधिक। बताओ उसमें मान का एसआई मात्रा तुरंत बताए थे, किलो जूल पर केजी या किलो जूल पर ग्राम। एसआई मात्रा हो जाएगा किलो जूल पर केजी। सबसे अधिक उसमें मान हाइड्रोजन का, यानी गैस का कि द्रव का, गैस का ना। ज्वलन ताप सबसे अधिक किसका, ठोस का, यानी कोयला का कि LPG का, कोयला का। तो कहते हैं सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। सही कि गलत, SO2 एंड NO2। यूपीएससी 2023 का सवाल है इस वक्त। यूपीएससी 2023 में यही क्वेश्चन, एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो यही था। बाकी तो कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन पूछता है वो, लेकिन वो जो नॉर्मल क्वेश्चन था वो यही था, SO2 एंड NO2। SO2 या NO2, तो या वाला नहीं होगा, क्या वाला होगा, एंड वाला। कहते हैं चला सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीय मान ज्यादा और ज्वलन ताप कौन। ज्वलन जैसे देखो गैस, हम बोले थे क्या तुमको, ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा किसका, ऊष्मीय मान सबसे। चला वो जमाना है कि जब कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप सही तरीके से जान लीजिएगा तो कथन निष्कर्ष वाला बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। गैस सबसे ज्यादा, द्रव उससे कम, ठोस सबसे कम। ज्वलन ताप क्या होता है, ज्वलन ताप सबसे ज्यादा किसका, ठोस का, उससे कम किसका, द्रव नहीं रे, द्रव का, सबसे कम गैस का। तो जिसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है उसका ज्वलन ताप सबसे कम। ऊष्मीय मान ज्यादा तथा ज्वलन ताप कम। ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीय मान ज्यादा होगा तो ज्वलन ताप क्या होगा, सही कि गलत। अगर ऊष्मीय मान ज्यादा है तो ज्वलन ताप क्या है, कम। बोलो ने, लिख लिया। हो गया। किसी व्यक्ति को कपड़ा में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए या कि कार्बन डाइऑक्साइड का घोल छिड़कना चाहिए, क्योंकि हम बोले थे चला कार्बन डाइऑक्साइड होता है अम्लीय, कैसा होता है, अम्लीय, और अम्लीय होगा चला तो ये अधिक तीक्ष्ण होगा और ज्यादा जलन महसूस होगा। मशीन वगैरह पे अगर आग लगता है कहीं पर तो वहां डाल सकते हैं, क्योंकि मशीन को तो अम्लीयता का बोध नहीं होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आग लग गया, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, आपको ऑप्शन में देगा व्यक्ति को आग लग गया, क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, कंबल डालेंगे, कंबल डालेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय, कैसा होता है, अम्लीय। और कहते हैं भैया चींटी अगर मधुमक्खी का डंक मार दिया तो छाल डालेंगे क्या, अम्ल, अम्ल। मधुमक्खी के डंक में चला ऑलरेडी अम्ल था, फॉर्मिक एसिड, और अम्ल डाल दो तो बढ़ जाएगा। छाल डालना होगा, छाल में भी दुर्बल छाल डालना होगा, क्योंकि छाल तीखा होता है। और दुर्बल छाल कौन है, NaHCO3 का NaOH, NaHCO3, NaOH प्रबल क्षार है। कौन क्षार है, लिख लो, मधुमक्खी के डंक मारने पर, मधुमक्खी के डंक मारने पर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मांसपेशियों में चला जाता है, फॉर्मिक एसिड मांसपेशियों में चला जाता है, जिसको उदासीन करने के लिए, जिसको उदासीन करने के लिए दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। दुर्बल क्षार सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता
है, ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। या लिख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला जाता है। चला किसी मशीन में अगर आग लग जाए तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डाल सकते हैं, लेकिन चला अगर किसी व्यक्ति में आग लगे तो क्या करना है, कंबल से ढक देना। तो उससे क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन के संपर्क से हटेगा और दूसरा ईंधन का ताप क्या करेगा, कम करेगा। तो कहते हैं किसी व्यक्ति को के कपड़ा में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए या ना कि अग्निशामक का उपयोग। इसमें उपस्थित अम्ल क्षार त्वचा के लिए क्या है, तब पता चला कि व्यक्ति में आग लग गया, वहां से उस सिलेंडर उठा के बराबर स्प्रे मार दिया, साला बबराहर काटेगा। वहां रख लिया सिलेंडर, हिने भी रखल होगा। तो चला पता चला कि डाल दिया तो आदमी जाकर गड़बड़ा जाए, क्या करना है, उसको कंबल से तत्काल उसको ढक देना चाहिए। अगर कंबल कहेगा कंबल नहीं मिलेगा तब सर किसी भी कपड़े से ढक देना ताकि ऑक्सीजन का संपर्क, किसी मतलब पॉलिस्टर से नहीं ढक देना। लड़की का कपड़ा एकदम नहीं यूज करना है, इसलिए कि लोग सूती वस्त्र कम और पॉलिस्टर नायलॉन ज्यादा पहनते। लड़का सबके शर्ट सूती वस्त्र होना चाहिए क्योंकि सबसे कम ज्वलनशील कौन वस्त्र है, सूती। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के स्थान और आवास अन्य कार्य का, तथा वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के स्थान पर आवास या अन्य कार्य का होना। लड़का कहता है वनोन्मूलन मतलब घर बन जाना, नहीं, बहुत सारा अन्य कार्य भी है जो उसकी जगह पर होता है। आपको देखा वनोन्मूलन का अर्थ है आवास का बन जाना या अन्य कार्यकलाप होना, दोनों आंसर करेंगे दोनों, क्योंकि जरूरी नहीं घर बनेगा, चला फैक्ट्रियां भी लग सकती है, अन्य कार्यकलाप भी होगा तब भी वनोन्मूलन किया जाता है। वनोन्मूलन में भूजल स्तर में भी कमी आएगी कि वृद्धि होगी, आएगी, भूजल स्तर में कमी आएगी। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित व सुरक्षित क्षेत्र है। कहता है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला पेड़ पौधा एवं जंतु को क्रमशः वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहते हैं। अगर कोई जंतु ऐसा है जो विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, या कोई भालू ऐसा है जो विशेष क्षेत्र में, कोई हाथी ऐसा है जो विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऐसे जीव को हम वनस्पति जात या क्या कहते हैं, प्राणी जात कहते हैं। जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। जहां पर वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहेगा उसे वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। रेड डेटा हैंडबुक जानते हो ना, किसका इसमें संग्रह है, केवल जीव जंतु का कि पेड़ पौधा का। लड़का मारता है जीव जंतु, क्वेश्चन पूछता है बता रेड डेटा हैंडबुक में लुप्तप्राय जीव का ही डेटा नहीं है, पेड़ लुप्तप्राय पेड़ पौधे का भी डेटा है। बोलेंगे इसको चला हम अपनी किताब में एक जगह दे देंगे, बच्चा एक बार देखेगा और क्वेश्चन में गलती नहीं करेगा। कहते हैं रेड डेटा पुस्तक में सभी प्रकार के लुप्तप्राय जीव जंतु एवं पेड़ पौधा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन देगा तो मारेगा जीव जंतु धाए धाए। अभी तो बहुत आसान लग रहा है, चला जब ऑप्शन में जाइएगा तो पता चलेगा। रेड डेटा हैंडबुक में जीव जंतु जो लुप्त हो रहे हैं उसका भी डेटा है और पेड़ पौधे जो लुप्त हो रहे हैं उसका भी डेटा उपलब्ध है। तो कहते हैं प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। देखो चला प्रवासी पक्षी का जो प्रवास होता है, देखना अधिकतर किसी खास समय में अलग अलग जगहों से पक्षियां आती है, हम लोग मार मार के खाते हैं, है ना। तुम देखना अलग अलग जगह से, गुजरात से या अन्य जगहों से किसी खास समय में पक्षियां इधर आती है, क्योंकि पक्षियों के नष्ट होने का मूल कारण भोजन की कमी तो है ही, बदलता मौसम भी। दो कारण है, अगर पक्षियां अपना प्रवास बदलती है, प्रवासी पक्षी का प्रवास जो प्रवास होता है, प्र का मतलब होता है दूसरे जगह जो जाकर वो वास करती है, उसका मूल कारण दो है, वो भोजन की कमी और दूसरा बदलता मौसम। ठीक है, भोजन की कमी होगी तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, अब मौसम बदल जाएगा, जो ठंडे प्रदेश में रहना सुरक्षित मानता है वहां गर्मी आ जाएगी तो वो फिर किधर की ओर चला जाएगा, ठंडे प्रदेश। क्लियर, आपको कहेगा प्रवासी पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपना प्रवास बनाती है, एक तो भोजन की कमी से और दूसरा बदलते मौसम से। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं, हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक, ये जान लो। शुक्राणु और अंडाणु एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय। शुक्राणु और अंडाणु एक कोशिकीय है। कभी कभी चला क्वेश्चन पूछता है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में किसका आकार बड़ा है, एक्स का आकार बड़ा है और वाई का आकार छोटा है। ये सब क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, बेटा बेटी के क्लास जन्मता है यही मिलेगा सब जगह, लेकिन कौन सा क्रोमोसोम बड़ा है और कौन सा क्रोमोसोम छोटा है, कौन सा, एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है वाई छोटा, साइज में। ये तो सबको पता होगा, एक्स होगा तो क्या होगा बेटी, एक्स वाई होगा तो बेटा, अब बेटा बेटी होता है बाप के कारण कि माई के कारण। क्लियर है ना, इसलिए अगर तेरा बेटा होगा या बेटी होगा इसका कारण कौन है, कौन, तू खुद होगा। ठीक है ना, मेरे वो चला भैया हैं, उस शुरू से कहते थे ना कि हमको एगो संतान होगा दूसरा नहीं होगा, एकदम बेटा हो कि बेटी, तो एगो बेटा हो गया, एगो बेटा हो गया, सब समझाने लगा एगो बेटा कहीं मर गया था। फिर उसको चाहा बात ठीक है कह रहा है, उसकी पत्नी बोली नहीं, अगर मर गया तो हमारा काम देगा, हमारे वातावरण बचाने का हमें ठिका मिला है, पॉपुलेशन बचाने का हम ही ठिका लिए हैं। तो बोला नहीं एगो और होने दो, एगो और होने दो, तो एगो हो गया, फिर बेटी, फिर बोला नहीं बेटे हो गया दूगो, फिर अगल बगल के लोग सलाह दिया नहीं, घर में अगर लक्ष्मी नहीं आई तो फिर क्या है, फिर एक बार और फिर वो बेटे हो गया। हमने कहा चौथा भी होना है कि, तो चला प्रत्येक शुक्राणु कोशिका में सामान्य संघटक पाए जाते हैं। सामान्य मतलब जनरल संघटक, हर शुक्राणु का साइज लगभग जनरल होता है, लेकिन अगर जनरल कोशिकाओं में उपस्थित एक्स वाई और एक्स एक्स गुणसूत्र के आकार की बात करोगे तो किसका आकार बड़ा और वाई का आकार छोटा, एक्स बड़ा वाई छोटा। ये बेटा बेटी सब तो तुम लोग जानते हो बहुत बढ़िया से। अब देखो शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का बना होता है, किसका बना होता है, आप परख नली शिशु में निषेचन बाहर तथा विकास अंदर। ये चला क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जानते हो, तो एक चला कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, हमारे बगल में वो हुआ है टेस्ट ट्यूब बेबी। चला अगर नहीं हो पाएगा तो एक उपाय है, लेकिन वो बच्चा जो है 100% मतलब स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध नहीं होता, कोनो दिन कोपचाम चल जाएगा, लेकिन अब उसमें बहुत सारा सुधार हुआ है, तो सुनते हैं कि अब होता है ठीक ठाक। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है चला उसमें निषेचन होता है बाहर, स्पर्म ले लिया जाएगा, शुक्राणु तुम्हारा ले लेगा, अंडाणु ले लेगा और उसको मिला के एक जगह इंप्लांट कर देगा। तो विकास होता है ट्यूब के अंदर और निषेचन होता है बाहर। निषेचन कहां, बाहर, विकास कहां, अंदर। ट्यूब के अंदर में विकास होता है, निषेचित करके और ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। दोनों अंडाणु शुक्राणु लेकर निषेचन हो गया और उसको मिला के कहां डालता है, ट्यूब के अंदर। तो कहेगा विकास कहां होता है, ट्यूब के अंदर, और निषेचन कहां होता है, बाहर। तो कहते हैं परखनली टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन बाहर तथा विकास अंदर। पूछने वाला क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है निषेचन बाहर विकास अंदर, निषेचन अंदर विकास बाहर, निषेचन अंदर विकास अंदर, निषेचन बाहर विकास बाहर। आगे माई को चाहिए, निषेचन भी बाहर और विकास अंदर।
क्लियर है? चला इसे सोचो ना कि भ्रूण का विकास तो गर्भाशय में ही ना होगा, गर्भ में ही ना होगा। गर्भ कहां है? अंदर। तो अंदर में विकास होगा, बाहर में क्या होगा? निषेचन। यही है टेस्ट ट्यूब है बेबी। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर क्या में परिवर्तित होता है? भ्रूण में। भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण होता है। और अंग का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। किससे होता है? अंग का निर्माण प्रोटीन से होता है। भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? अंग का। भ्रूण में कोशिका के विभाजन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? अंग का। कोशिका विभाजन सही ना, नई कोशिका बनेगा, नई कोशिका बनेगा तो अंग का निर्माण होगा। टेडपोल जानता है रे? मच्छर के छोटकिनमी को टेडपोल कहते हैं। सॉरी, मेढक का। मच्छर का तो लार्वा होता है। टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब इसी में तुमको जब क्वेश्चन आएगा ना, अभी तो बड़ा आसान लग रहा है, दे देगा तुमको टेडपोल का वयस्क मेढक में बनना, एगो दे देगा रूपांतरण, एगो दे देगा सीमांतरण, एगो दे देगा कायांतरण, एगो दे देगा लेखांतरण, तो वहां गड़बड़ा जाएगा। आंसर याद रखना, कायांतरण। वो जब ऑप्शन आता है तब ना पता चलता है। कायांतरण कहलाता। टेडपोल से मेढक में रूपांतरण के लिए आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। जैसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में जर्कोनियम का होना अनिवार्य है, जैसे हम लोग कहते हैं अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है, लोहा में आयरन का होना अनिवार्य है, वैसे ही टेडपोल से वयस्क बनने के लिए मेढक में आयोडीन का होना अनिवार्य है। किसका होना अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर में किसका होना अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर। किसमें चला? नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम का होना अनिवार्य है। जिंक नहीं, किसका? जर्कोनियम है। अमलगम में पाड़ा नहीं, पारा। अमलगम में पाड़ा कहता है रे, पाड़ा अलग प्रजाति है। अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है। स्टील में लोहा का होना अनिवार्य है। लड़का तो काउंटर पे जाओगे कभी ऐसा ऐसा बात करता है, कहता है यहाँ एलपी टेक्नीशियन का टेस्ट मराता है क्या? मतलब पगला गया है क्या रे? टेस्ट होता है यहाँ। नाभिकीय रिएक्टर में किसका होना अनिवार्य है? जर्कोनियम का। अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? पारा का। स्टील में किसका होना अनिवार्य है? आयरन का। और टेडपोल से मेढक बनने के लिए किसका होना अनिवार्य है? आयोडीन का। किसका? आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अमीबा एक कोशिकीय। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और बाइनरी विखंडन होता है। बोलो रे। किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्या कहलाता है? क्लोनिंग। जैसे चला सेम टाइप का चीज बना देता है, उसी को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग में क्या होता है? समरूप कोशिका से किसी खास अंग या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से करना क्या कहलाता है? क्लोनिंग। मतलब शाहरुख खान है, कंप्लीट दूसरा शाहरुख खान बन जाएगा, ऐसा मामला चल रहा है कि सेम टू सेम जो है बना दिया जाएगा। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोनिंग। कृत्रिम रूप से किसी चीज का विकास कर देना, वो भी कैसा? संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से कर देना, कैसा? समरूप, समान रूप का। और यह क्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग। क्या कहलाती है? और कहते हैं निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? युग्मनज। किशोरावस्था टीनेजर कहते हैं। और किशोरावस्था की पहचान किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा रे? आवाज के द्वारा। पूछा हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किशोरावस्था की आवाज की पहचान किसके द्वारा होती है? आवाज के द्वारा। जैसे तुम किशोर हो गया मतलब आवाज अपने तौर रुखड़ा हो जाएगा। छेड़ी रहेगा तो प्यारा प्यारा आवाज निकलेगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। किशोरावस्था की पहचान। किशोरा नहीं कहते टीनेजर, जुवेनलिया। बोलो ना, इंग्लिश में कहते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट सुना है? जो 18 साल से कम वाला होता है। तो अगर कहते हैं किशोरावस्था को क्या कहते हैं? टीनेजर। और टीनेजर से इंग्लिश वर्ड है चला। आप पहचान किशोरावस्था का किससे होता है? आवाज से। एनसीईआरटी का सब आवाज से, वो दीदी आवाज से, ऊंचाई से, मोटापे से, किससे होता है? आवाज से।
क्योंकि छोटको बच्चा लंबा होता है, कम उम्र का है लेकिन लंबा हो जाता है, और कम उम्र का है और मोटा जाता है। तो लंबाई और मोटाई से नहीं होता है, किससे होता है? आवाज। लड़कों का बढ़ता हुआ स्वर यंत्र को एडम्स एप्पल कहते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लड़कों का बढ़ता हुआ स्वर यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एडम्स एप्पल के नाम से जानता है। ये तो जानता होगा। चला, वृषण पुरुष में टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय में एस्ट्रोजन। ये सही है ना? एड्रेनलिन हार्मोन रक्त में नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को चला लरो या उड़ो हार्मोन कहते हैं रे। लेकिन ये जान लो कि ये किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? नमक की मात्रा। किसकी मात्रा को? इसका संबंध सीधा हार्ट बीट से है। किससे है? चला, हार्ट से। क्रोध, चिंता, उत्तेजना हृदय भी नियंत्रित करता है। कौन? ये तो सब जानता है चला कि इसका संबंध किससे है? हृदय से। लेकिन ये समझो ये नमक की मात्रा को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे टेडपोल से वयस्क बनने के लिए आयोडीन चाहिए, वैसे ही एड्रिनलिन ग्लैंड में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? लवण की। एड्रिनलिन ग्लैंड लवण की। लवण बोले तो नमक, लवण बोले तो क्या? नमक। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, ये तो सबको पता होगा। पीयूष ग्रंथि को कौन ग्लैंड कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ना। मेढक में थायरॉक्सिन के स्राव से ही टेडपोल वृद्धि कर पाता है, इसलिए किसका होना अनिवार्य है? टेडपोल में जो वृद्धि होता है वो थायरॉक्सिन के कारण। थायरॉक्सिन तो पता है किससे आता है? आयोडीन से। किससे आता है? कहता है पत्तीदार सब्जी, गुड़, मांस इत्यादि। लोहा प्रचुर मात्रा में। हम लोग अभी तक क्या जानते थे? चला, पालक में लोहा। किसमें? लोहा। लेकिन अभी जानो गुड़ में भी लोहा, मांस में भी लोहा। मांस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट। मांस में सबसे अधिक क्या? कार्बोहाइड्रेट। पत्तीदार सब्जी जो पालक वगैरह है उसमें तो लोहा पाया ही जाता है। बोलो न रे। कहते हैं पत्तीदार सब्जी, गुड़, मांस, इस सब में क्या पाया जाता है? लोहा का प्रचुर स्रोत है। पत्तीदार सब्जी, गुड़, मांस लोहा का प्रचुर स्रोत है। आज चला एक क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी टीचर में, तो विश्वास करो हम अपने 10 साल के करियर में कभी ये क्वेश्चन, पढ़ाने के करियर में, पढ़ने के करियर में तो नहीं है पढ़े थे, पढ़ाने के करियर में भी कभी नहीं पढ़े और ना कभी ये क्वेश्चन मेरे पास आया। हमने ये पढ़ा था और हम तुमको जोर दे के ये बात बोले थे, अगर आज का तुम्हारे पास 6 to 8 का क्वेश्चन होगा, हम तरफ बोले थे मीट्रिक प्रणाली जो है, मीट्रिक प्रणाली, इसका जन्म कहां हुआ था? फ्रांस। ये क्वेश्चन आज का बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, आज का 31 नंबर जो पॉइंट है तुम्हारा, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पॉइंट है। ये मेरे किताब में भी नहीं है, मेरे किताब में है एसआई प्रणाली की खोज कहां हुई थी? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जबकि देखो अब तुम कहोगे सर एफआई का हुआ था, इसका भी हो गया। नहीं, एफपीएस का खोज हुआ था ब्रिटेन में। एफपीएस पद्धति अगर कह देगा तो इसका खोज कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। तो सबका खोज फ्रांस में नहीं हुआ था। एफपीएस का खोज कहां हुआ था? ब्रिटेन में। मीट्रिक प्रणाली का कहां? फ्रांस में। और एसआई का भी कहां? फ्रांस में। एसआई बोले तो सिस्टम ऑफ इंटरनेट। देखो आज का क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, सिर्फ एनसीईआरटी में, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में है। हमारे किताब में भी चला, हम एफपीएस का खाली लिखे हैं ब्रिटिश पद्धति में, एफपीएस का लिखे हैं ब्रिटिश पद्धति में, ब्रिटेन में खोज हुआ था। एसआई पद्धति की खोज कहां हुई थी? फ्रांस में। एमकेएस मीट्री पद्धति हमारे यहां चलता था, लेकिन इसका खोज कहां हुआ था? फ्रांस में। कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। एफपीएस का खोज कहां हुआ था? ब्रिटेन में। एसआई का खोज कहां हुआ था? फ्रांस में। बोलो न रे। ये चला एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, जाके देख लेना। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, ठीक ना, वो क्वेश्चन तुमको यहां से मिलेगा। अगर चला 5 गो 3 गो 4 गो क्वेश्चन मिलेगा तो वो क्वेश्चन होगा जो तुम्हारे मेरिट को बनाने का काम करेगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बल द्वारा किसी वस्तु की गति बदल सकती है, अवस्था भी बदल सकती है, में परिवर्तन लाया जाता है। एगो बात देखो, बल 2 प्रकार का होता है, एगो संतुलित बल, एगो असंतुलित बल। बल 2 प्रकार का होता है, एगो संतुलित बल,
एगो चला असंतुलित बल। तो संतुलित बल की अगर हम बात करें तो ई अगर 5 न्यूटन इधर है तो 5 न्यूटन इधर भी होगा। और असंतुलित बल की अगर हम बात करें तो अगर 10 न्यूटन का बल इधर लगेगा तो 20 न्यूटन का बल इधर लगेगा। बोलो हाँ। इसमें गति होगा, क्या होगा? गति होगा। इसमें चला गति नहीं होगा, गति नहीं होगा। लेकिन अधिक होने पर अवस्था बहुत ज्यादा, इधर से 3000 न्यूटन, उधर से 3000 न्यूटन, फट जाएगा ही। तो अवस्था बदलेगा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ध्यान से समझना। चला बल कितने प्रकार का? एगो संतुलित बल, एक और संतुलित। संतुलित बल 5 न्यूटन इधर, अब 5 न्यूटन इधर, तो संतुलित हो गया। अब 10 न्यूटन इधर, अब 20 न्यूटन इधर, तो असंतुलित हो गया। बोलो हाँ। इसमें गति होगा, इसमें अवस्था, इसमें चला गति होगा ना। जिधर ज्यादा बल होगा उधर गति हो जाएगा। तुमको ना संतुलित बल कह रहा है और ना असंतुलित बल कह रहा है। दोनों में से कुछ नहीं कह रहा है, खाली क्या कह रहा है? बल। इसका मतलब बल अगर लगेगा तो गति में भी परिवर्तन होगा और अवस्था भी बदल जाएगा। लेकिन अगर संतुलित बल कहेगा तो अवस्था बदलेगा, और अगर असंतुलित बल होगा तो गति बदलेगा। बोलवे नहीं करेगा। इसमें गति भी होगा, दिशा भी बदलेगा। जिधर ज्यादा बल रहेगा ना उधर की दिशा में चला जाएगा। तो तुमको ना संतुलित बल कह रहा है ना असंतुलित बल कह रहा है। तो बल द्वारा किसी वस्तु की गति और अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है? वही अगर संतुलित बल होगा तो अवस्था में परिवर्तन, और असंतुलित बल होगा तो गति में परिवर्तन। बोलो ना रे, जल्दी लिख। हो गया? पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ डाल दिया गया है टेलीग्राम में। हो गया? अरे हुआ। एगो और क्वेश्चन आज पूछा है। घर्षण जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में घर्षण में क्या होता है? गति जो है वो ऊष्मा में बदल जाता है। पढ़े हो? स्प्रिंग में कौन ऊर्जा होता है? यो क्वेश्चन पूछा है। और क्या क्या एकदम क्वेश्चन चला, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, यो क्वेश्चन पूछा है। घर्षण हमेशा गति के, इसमें कोई डाउट ना है? आज जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि घर्षण में किसमें चला? घर्षण में गति जो है वो किसमें बदल जाता है? ऊष्मा में। गति किसमें बदल जाता है? ऊष्मा में। घर्षण में गति किसमें बदलता है? ऊष्मा में। ये आज का क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 3.0 का। गति किसमें बदल जाता है? ऊष्मा में। घर्षण में गति किसमें बदल जाता है? ऊष्मा में। गुरुदेव ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, स्टडी में मन नहीं लग रहा है। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हाँ। चुंबक द्वारा लगाया गया बल बताओ, और संपर्क बल है कि संपर्क बल है? और संपर्क, बिना संपर्क के ही ना बल लग जाता है। लेकिन चला घर्षण बल संपर्क बल है। पूछेगा घर्षण बल कौन बल है? संपर्क बल है। देख लो, चुंबक बिना संपर्क के भी बल लगा लेगा, लेकिन घर्षण बल कौन बल है? संपर्क बल। चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक और संपर्क बल है, लेकिन घर्षण कौन बल है? संपर्क बल। द्रव अथवा गैस बर्तन की दीवार पर क्या डालता है? कोई द्रव या गैस जो बहने वाला है, ये बर्तन की दीवार
कहते हैं चला द्रव तथा गैस बर्तन की दीवार पर क्या डालता है? दाब डालता। सही है। और एफ बराबर तुम जानता होगा, चला एम में जानता है रे, लेकिन एफ बराबर तो ये भी जानो, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटा समय। इसमें चला हम हर वो पॉइंट 700 पॉइंट तुम्हारे जीवन में ऐड होगा जहां जहां कंफ्यूजन होता है या जिसको जिसको पढ़ना, कम से कम 500-550 पॉइंट तो ऐड हो ही जाएगा। 100-200 पॉइंट चलो उल्टा पुल्टा है, सीधा साधा है तो छोड़ देते हैं। 500 लाइन तो तेरा मच्छर और कीट में अंतर तुरा समझ में आ जाएगा, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में अंतर तुरा समझ में आ जाएगा। बताओ व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? द्रव और गैस बर्तन की दीवार पर क्या लगाता है? दाब। और द्रव और गैस का जो दाब है, इसको नापने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेंचुरी मीटर। इसका द्रव और गैस का जो दाब है, इसको नापने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। वेंचुरी मीटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। बर्नौली का सिद्धांत प्रमेय किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन चला पूछा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया था? अरे प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टाइन। लेकिन क्वेश्चन पूछा है फोटोवोल्टेइक सेल, खोज तो हर्ट्ज किया था, व्याख्या आइंस्टाइन किया था। फोटोवोल्टेइक सेल का खोज बैक्वेरेल किया था। कौन किया था? चला बैक्वेरेल किया था। ये क्वेश्चन आज एक नया टाइप का पूछा है। फोटोवोल्टेइक सेल का खोज कौन किया था? बैक्वेरेल, एडवर्ड बैक्वेरेल। द्रव तथा गैस बर्तन के दीवार पर दाब डालते हैं। वेंचुरी मीटर जो है द्रव और गैस के प्रवाह की दर को नापता है, और ये बर्नौली के सिद्धांत पर है। और यह किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। किसके संरक्षण? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सतह के बीच अनियमितता का कारण क्या है? घर्षण। सही है ना? घर्षण किसमें बदल जाता है? ऊष्मा में। घर्षण में गति करने पर किसमें बदल जाता है? ऊष्मा में। सतह अनियमित है, इसका कारण क्या है? घर्षण। तरल द्वारा लगाया गया घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण। याद रखना चला, तरल जो घर्षण लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्षण, या उसी को श्यानता भी कहते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण या श्यानता कहते हैं। तरल द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चला कर्षण या श्यानता। कर्षण या श्यानता। विद्युत निष्कर्षण में उपयोग होने वाली छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। देखो, इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ धन भी और ऋण भी। धन और ऋण के सम्मिलित रूप को देख लो। एक मिनट, विद्युत निष्कर्षण में एगो पॉजिटिव प्लेट एगो निगेटिव प्लेट होगा, और दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब धन भी और ऋण भी। ये क्वेश्चन आज पूछा था, मुक्त रूप से पाया जाता है। मुक्त रूप से प्रकृति में कौन पाया जाता है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, अल्युमिनियम, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होता है। क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होता है। बीपीएससी टीआरई का आज का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है। हो गया? मुक्त रूप से पाया जाता है सोना, चांदी, प्लेटिनम, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है कि ज्यादा अभिक्रियाशील है? कम अभिक्रियाशील है। कब तक क्लास चलेगा? ट्यूशन की फीस अब खुद भरो। ग्लो रोड से रीसेल करके हर दिन कमाओ। डाउनलोड द ऐप नाउ। से क्लास चलता है
और अगला 3-4 क्लास और चलेगा, और सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चलता है। मतलब आज है फ्राइडे, अब ये क्लास है मंडे को, 2 दिन सैटरडे और संडे नहीं चलता है। फिर से मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास अभी हम ले रहे हैं इसमें 700 प्लस वन लाइनर्स पढ़ाने हैं, और ये मंडे टू फ्राइडे चलता है। अगले सप्ताह में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और ये क्लास कल और परसों नहीं है, शनिवार रविवार नहीं है, मत आइएगा, खोजिएगा भी नहीं कि कहाँ चल रहा है। ये क्लास 6:20 में चलता है। कब चलता है? संध्या 6:20 में चलता है। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस क्रमशः धन और ऋण ध्रुव पर निकलता है। देखो ये चीज ध्यान रखना चला, ऑक्सीजन पर कौन चार्ज होता है? -4। तो -4 होगा तो कहां जाएगा? इस पर होता है -4, आज जाएगा कहां? ही जाएगा कहां? प्लस पर, यानी एनोड पर ना हो। हाइड्रोजन पर होता है +4, होता प्लस, ये होता यहां माइनस। आज जाएगा कहां? कैथोड पर। समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन बताओ, Zn++ कहां जाएगा? एनोड पर कि कैथोड पर? अभी कुछ दिन पहले तुरंत हम चला डिस्कशन करवाए हैं इसका, चला हम तुम बोल लो, ये वही पॉइंट है, इसमें 600 प्लस वैसा पॉइंट है जो तुमको नहीं पता है या जिसमें दिक्कत होगा, इसलिए इसको एकदम ग्रहण कर लो। ऑक्सीजन पर होता क्या है? -4, लेकिन ये जाएगा किस पर? प्लस पर, यानी एनोड पर। हाइड्रोजन पर होता है +4, जाएगा किस पर? कैथोड पर। हमको लगता है जिंक वाला क्वेश्चन अभी हम रिसेंटली 1-2 दिन में डिस्कशन करवाए, कल रात में 9:20 वाला क्लास में ना। अच्छा, जिनको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है हमसे डेली, वो आप 9:20 में, संडे टू संडे हम आते हैं पढ़ाने। संडे टू संडे एकदम फ्री क्लास है, आप यूट्यूब पर आकर पढ़ सकते हैं। डेली 9:20 शाम में 20 क्वेश्चन हम डेली पढ़ाते हैं, 40 से 50 मिनट। अगर आप आ पाते हैं तो जरूर आइए, हम आपको कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे प्रश्न सिखा दें। गौर फरमाइएगा। चला, जकरा पर -4 होगा वो रहेगा किस पर? प्लस पर। और जकरा पर +4 होगा वो जाएगा किस पर? माइनस पर। तो जिंक अभी कल का क्वेश्चन है, कल रात का, कि Zn++ जो है इस पर होता है +4, तो ये +4 मतलब ये एनोड है, आई जाएगा किस पर? कैथोड पर। बोलो ना रे, प्लस जाएगा माइनस पर, माइनस जाएगा प्लस पर। क्लियर है? तो क्वेश्चन कहता है इसी में दे देगा, चला 2 को दे देगा, कहेगा क्रम से बताइए क्या होता है। कहता जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन पर होता है माइनस, तब माइनस जाएगा किस पर? प्लस पर। और हाइड्रोजन पर होता है प्लस, कहां जाएगा? माइनस। समझ में आया कि नहीं? बताओ रे। टेडपोल से वयस्क बनता है किससे? आयोडीन। किसका होना अनिवार्य है? आयोडीन। किसका? आयोडीन का होना अनिवार्य। रेड डेटा हैंडबुक में खाली जीव जंतु की पौधा भी, दोनों ना। समझ में आ रहा है? पौधों में वाष्पीकरण की वाष्पोत्सर्जन पक्का। असंघनन गैस से द्रव की वाष्प से द्रव? वाष्प से द्रव। और नहीं रहेगा तब माना गैस से द्रव। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। ये क्लास 6:20 में सिर्फ मंडे टू फ्राइडे है। फिर मिलेंगे हम लोग मंडे को 6:20 में।